Hello students, welcome to class 7. Today we are going to start chapter number 1 of history, when, where and how. History is the study of past. How far back in time would we like to go? Of course, as far as possible. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मतलब इतिहास। हम जब अपने पास्ट के बारे में, हम अपने पहले समय के बारे में जब पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं इतिहास और इंग्लिश में उसे कहते हैं हिस्ट्री। हम अपने प्राचीन समय के बारे में किस हद तक जानना चाहते हैं, कितने पुराने समय तक हम जानना चाहते हैं। जितने पुराने समय तक हम जान सकते हैं। If we go back too far into past, we do not get any material evidence to study from. अगर हम बहुत पहले प्राचीन काल के बारे में जानना चाहें, तो हमें कुछ भी उसके बारे में सबूत या कुछ भी मटेरियल एविडेंस नहीं मिलेगा। There are only geological remains which need to be interpreted and understood with great care. सिर्फ जियोलॉजिकल मतलब धरती पर जो पृथ्वी पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो जैसे खंडर या फिर किले, उनके बारे में ही जानकर हम कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले की लाइफ कैसी थी। As we come closer to the present, we find records and testimonials of some events are available which give us fair idea of the development of human settlements and society. जैसे जैसे हम प्राचीन काल से थोड़ा आगे के समय की ओर बढ़ते हैं, तो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें पुरानी घटनाओं के बारे में पता चलता है, कैसे पुराने ह्यूमन सेटलमेंट्स, कैसे लोग रहते थे और कैसी सोसाइटी फॉर्म होती थी। More and more physical proofs and evidences are available as we come closer to the present. और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके लिए हमारे पास और ज्यादा एविडेंसेस हैं और प्रूफ्स हैं जो हमें सामने दिखते हैं। The study of history is divided into three periods as the ancient, the medieval and the modern. हिस्ट्री का जो इतिहास की जो स्टडी है, वह तीन भागों में डिवाइड की गई है। एशियंट मतलब प्राचीन काल, मिडिवल जो बीच का समय था, और मॉडर्न। You have already studied the history of ancient times in the previous class. In this class, you shall study about the medieval period. हम इतिहास के बारे में पहले पिछली क्लास में जान चुके हैं और इस क्लास में हम मिडिवल पीरियड के बारे में जानेंगे। The period that lies between the ancient and the modern period of history is known as the middle or medieval period. वह पीरियड जहां पर जो प्राचीन समय और मॉडर्न पीरियड के बीच में है, उसको हम मिडिवल पीरियड या मिडिल पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। In the 8th to the end of the 18th century, that is for nearly 1100 years. मिडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक है, इसका मतलब नियरली 1100 साल। The medieval period is further subdivided into two periods. और medieval period को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। The early medieval period 8th to 13th century and the later medieval period 13th to 18th century. पुराना मिडिवल पीरियड जो कि 8वीं सदी से 13वीं सदी तक है, और उससे आगे का मिडिवल पीरियड जो कि 13वीं सदी से 18वीं सदी तक है। The later medieval period is further subdivided into two phases. और लेटर मिडिवल पीरियड को फिर से दो भागों में बांटा गया है, दिल्ली सुल्तानेट एंड मुगल सुल्तानेट। The name of India. In course of time, the country came to be known as India in Greek and Hindu in Persian and Arabic languages. जैसे जैसे पुराने टाइम में हमारे जो देश का नाम था, ग्रीक में उसे इंडिया कहते थे, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में उसे हिंदू कहते थे। The name India Varsha was given to the whole country after the name of an ancient tribe called the Indias. भारत को इंडिया वर्ष भी कहा जाता था। कौन सी जाति, कौन सी ट्राइब के, जो कि एक ट्राइब के नाम पर पड़ा था और उस ट्राइब का नाम था इंडियास। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड इंडिया, दैट इज इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया कहते हैं। It was only in the 19th century during the British Raj that Hindustan came to be used in synonymously with India. और 19वीं सदी में अंग्रेजों के शासन के बाद इंडिया के साथ साथ भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ गया। Salient features of the medieval period. The main features of the medieval period are as under. अब medieval period के
क्या फीचर्स हैं। मैनी लैंग्वेजेस स्पेशली उर्दू एंड हिंदी डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस वक्त के दौरान ही बहुत सारी भाषाएं स्पेशली उर्दू और हिंदी का विकास हुआ था। Many of our social customs, traditions, and beliefs were also developed during this period. There was cultural interaction between North and South India and also between the Hindus and the Muslims. बहुत सारे पुराने रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, कल्चर्स ये सब भी इन्हीं दिनों में डेवलप हुए थे और बहुत सारा कल्चरल लोगों के बीच में कल्चरल इंटरेक्शन होता था। लोगों के जो जाति धर्म होते थे उसमें उनके बीच में इंटरेक्शन होता था, स्पेशली बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। कल्चरल इंटरेक्शन का मतलब होता है जब दो जातियों के बीच में दो संस्कृति का संपर्क होता है, उसको हम कहते हैं कल्चरल इंटरेक्शन। देयर वॉज कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उत्तरी इंडिया और दक्षिणी भारत में कल्चरल इंटरेक्शन था और हिंदू और मुसलमानों में भी। As a result, a new culture came into existence. This culture known as the India संस्कृति, और इसकी वजह से एक नई संस्कृति का विकास हुआ जिसको कहते थे इंडिया संस्कृति। Was above religion and caste differences, और ये जो संस्कृति थी ये किसी भी धर्म और जाति से ऊपर थी। Barter system gave way to currency system and agriculture, whereas trade and commerce flourished. बार्टर सिस्टम से बढ़कर अब आगे लोग करेंसी सिस्टम करने लगे थे। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, किसी भी वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज होती थी, पर करेंसी सिस्टम में कोई भी वस्तु अब पैसे देकर खरीदी जा सकती थी। और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और व्यापार ये सब भी विकसित होने लगे थे। कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। भारत और दुनिया के बाकी देशों के साथ संपर्क बढ़ गया था। Many European countries established direct trade relations with India, और बहुत सारी यूरोपियन देशों के साथ इंडिया का व्यापारिक रिलेशंस भी शुरू हो गए थे। Islam spread in India. A Bhakti movement and the Sufi culture also started during this period. इस्लाम भी इंडिया में बहुत हद तक फैल गया था और भक्ति मूवमेंट और सूफी कल्चर भी इसी पीरियड के दौरान शुरू हुआ था। Main sources of medieval history. Like the ancient period, information on the medieval period is derived from archaeological and literary sources. प्राचीन काल की तरह ही medieval period के बारे में भी जो जानकारी मिलती है वह आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व, जो हमारे पास पुरातत्व स्रोत होते हैं उनसे, और लिटरेरी सोर्सेज मतलब पुराने लेखों, पुराने किताबों से। There is an abundance of sources for this period. We can divide these sources into two groups. और इस पीरियड के बारे में जानने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज दोनों के लिए बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद थे। अब इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहले हम पढ़ेंगे Archaeological sources. Archaeological sources include various monuments, temples, palaces, mosques, forts, tombs, coins, inscriptions, tools, weapons, paintings, and ornaments. Archaeological resources में क्या होते आ गए? बहुत सारी monuments, पुरानी इमारतें, मंदिर, महल, मस्जिदें, किले, गुंबद, सिक्के, inscriptions मतलब जो दीवार पर गुदी हुई कोई भी लेख, दीवार पर गुदे हुए कोई भी लेख या लिखित भाषा में कुछ भी लिखा हुआ हो, और टूल्स और वेपन्स और चित्र और ज्वेलरी, ये सारे सोर्सेस से हमें मिडिवल पीरियड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। दे हेल्प अस टू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड। इन सभी स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि मिडिवल पीरियड में जो लोग रहते थे उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। अंडर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी प्लेस द फॉलोइंग एविडेंसेस मेनली। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मेन एविडेंसेस को ज्यादा पढ़ा जाता है, उनके बारे में ज्यादा जाना जाता है। पहला है टेम्पल्स बिल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज आर अ रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन। अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग, जैसे मुगल डायनेस्टी आई, इन सब ने अपने टाइम में बहुत सारे मंदिर बनवाए। तो अलग अलग डायनेस्टी ने जो भी मंदिर बनवाए हैं उनके बारे में जानकर हमें इतिहास के बारे में बहुत पता चलता है।
इन द सेम वे पेंटिंग इज अनदर वैल्यूएबल सोर्स। चित्रकारी के द्वारा जहाँ जो पुराने जमाने के चित्र मौजूद थे उनके द्वारा, और दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस, ज्वेलरी एंड सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ दैट पीरियड। इन सभी से हमें ये क्या जानकारी प्राप्त होती है कि वहां पुराने समय में क्या रीति रिवाज थे, क्या उनका खान पान था, कैसे वो वह कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरी पहनते थे, और किस तरीके से वह अपने जीवन गुजारते थे। देन मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, वेरियस टॉम्ब्स, forts and palaces are also valuable archaeological sources depicting art, sculpture and many other social aspects of period. इमारतें जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और अलग अलग गुंबद, इन सब से भी हमें जानकारी मिलती है कि क्योंकि जिन पर जो कला है और स्कल्पचर है वो हमें उस पीरियड के अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग भागों के बारे में बताती है। देन इंस्क्रिप्शंस, inscriptions from South India record proclamations by king, gifts to temples and learned man. Inscriptions का मतलब होता है शिलालेख, मतलब कोई भी पत्थर की जो दीवारें होती हैं या फिर शिला होती है जिन पर कुछ भी गुदा हुआ होता है, कुछ भी लिखा हुआ होता है, मतलब गोद के उन्हें कार्व करके कुछ भी लिखा होता है, उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। दक्षिण में जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे और उस समय के राजाओं ने जो भी घोषणाएं की थी, मंदिरों में क्या दान दिया था, और उस समय के जो लर्नेड मैन थे, मतलब जो ज्ञानी लोग थे, उन सब के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। Through these inscriptions, we can know about the nature and extent of empire and also the art and architecture that prevailed under a particular ruler. इन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि किसी भी राजा या किसी भी डायनेस्टी का एम्पायर, राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, कौन से आर्ट और आर्किटेक्चर वो लोग फॉलो करते थे। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ प्रिविलेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। उस समय उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उसके बारे में भी ये बताते हैं। कॉइन्स, कॉइन्स आर the another important source of information of the medieval period. Coins of various rulers and dynasties have been found. Coins मतलब सिक्के, सिक्के सिक्कों से भी हमें medieval period के बारे में काफी जानकारी मिलती है। अलग अलग जितने भी राजा थे, अलग अलग जितने भी रूलर्स थे, उनकी और डायनेस्टीज थी, उन वह खुद के अपने सिक्के बनाते थे। These coins reveal the dates of many important political and historical events of that period. ये जो सिक्के होते थे इन पे ज्यादातर डेट्स छपी होती थी, तो इसलिए पुराने समय में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में इन सिक्कों से हमें पता चलता है। दे ऑल्सो अनेबल अस टू नो द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट पीरियड, और उस समय आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी थी उसके बारे में भी इनसे पता चलता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के बारे में जो जानकारी निकालते हैं, सिक्कों की पढ़ाई को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। देन सेकंड इज लिटरेरी रिसोर्सेज। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द मिडिवल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी। लिटरेरी रिसोर्सेज मतलब कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस जो कि हमारे पास लिखित में मौजूद है, उसको हम लिटरेरी रिसोर्सेज कहते हैं। पेपर वॉज इजी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, therefore most writing of this period is on paper. मिडिवल पीरियड में कागज आसानी से उपलब्ध था, इसलिए ज्यादातर राइटिंग पेपर पे ही है। ज्यादातर जो लेख हैं इस पीरियड के वह कागज पर ही हैं। The literary sources of this period are religious work. जो इस पीरियड के जो मेन लिटरेरी सोर्सेज हैं वो है धार्मिक काम। They were written and compiled by Jain and Buddhist monks. ये जो है ये किन लोगों ने इनको इकट्ठा करा था? जैन और बुद्धिस्ट साधु जो थे उन्होंने पेपर पे लिखकर, उन्होंने कागज पे लिखकर इन सोर्सेज को बनाया था। There are other more authentic and comprehensive works. We have autobiographies of Mughal rulers like Babur, Tughlaq-e-Babri, Jahangir, Tughlaq-e-Jahangiri, biography of Humayun written by his sister Gulbadan Begum, Humayunama, and Akbarnama by Abul Fazl, पृथ्वीराज राठौर by चंद्र भाई। इन लिटरेरी सोर्सेज के अलावा जो भी जैन और बुद्धिस्ट साधुओं ने लिखा था, उनके अलावा और भी बहुत सारे
लिटरेरी वर्क्स हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी किसकी, आप कह सकते हैं जीवनी किसकी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, या फिर जब जो पुराने राजा होते थे वह अपने बारे में बताते थे, उसको कहते थे ऑटोबायोग्राफी। वे अपने आप ही अपने बारे में लिखते थे। जैसे मुगल बाबर की तुजुक-ई बाबरी और जहांगीर की तुजुक-ई जहांगीरी। हुमायूं की बायोग्राफी उनकी बहन ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। उसको नाम दिया है था हुमायूं नामा। अकबरनामा अबुल फजल ने, और चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो। तो ये ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफी से भी काफी हद तक पता चलता है मिडिवल पीरियड के बारे में। We also have revenue and land records of some rulers which relied on the administrative system during the medieval period. रेवेन्यू मतलब लो उस दौरान राजा कितना कमाते थे और उनके पास कितनी जमीन थी, इसके बारे में भी इतिहास में लिखित में अवेलेबल है रिकॉर्ड्स। तो उससे हमें पता चलता था कि वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहां मतलब वह राजा किस तरीके से अपने राज्य की देखभाल करते थे, किस तरह से कैसे उनका शासन चलता था। Among the famous Sanskrit composition is Raj Tarangini written by Kalhan, which records the history of Kashmir. और इन सभी सोर्सेज में एक फेमस संस्कृत में भी लिखा हुआ लेख है जिसको कहते हैं राज तरंगिनी, जो कि कल्हान ने लिखी है और जो कश्मीर के बारे में बताता है। Accounts of foreign travelers. Many foreign travelers visited India during the medieval period. Medieval period में बहुत सारे foreign travelers विदेश से लोग घूमने आए इंडिया में। Travelogues written by them gave a true account of the events of the Indian kingdoms of this period. जो ट्रैवलॉग्स मतलब ट्रैवल करते हुए देशाटन के दौरान जो उन्होंने लिखा, वो भी इस इंडियन, क्योंकि वह इंडियन किंगडम्स में उन्होंने विजिट किया था, इंडिया के राज्य में विजिट करा था और उन्होंने अपनी ट्रैवलॉग्स में इन राज्यों के बारे में लिखा था। ये भी एक ट्रू एविडेंस है मिडिवल पीरियड के बारे में। देयर वर आल्सो बुक्स ऑन रिलीजियस मैटर्स और लिटरेचर। रिलीजियस मैटर और लिटरेचर के बारे में भी, साहित्य के बारे में और धार्मिक चीजों के बारे में भी किताबें भी हैं। Many of them contain beautiful little paintings called miniature paintings. बहुत सारी किताबों में छोटी चित्र भी हैं जिनको मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, जो कि हमें जानकारी देता है कि उस टाइम पर आर्ट और पेंटिंग का कैसे विकास हुआ। Do you know many foreign travelers visited India during the medieval period? Persian travelers Al-Quruni and a Moroccan traveler Ibn Battuta. जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनमें दो मेन फॉरेन ट्रैवलर्स थे। पर्शियन ट्रैवलर था जिनके नाम था अल-कुरुनी, और मोरक्कन ट्रैवलर थे जिनका नाम था इब्न बतूता। Now, new words in the chapter Travelogues, a true account of the events of Bharatiya kingdoms of medieval period written by foreign tourists. Travelogues क्या होते हैं? भारतीय किंगडम, इंडिया के, भारत के राज्यों के बारे में जो फॉरेन से, जो विदेश से यात्री आते हैं, विदेश से देशाटन करने के लिए जो इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया के राज्यों के बारे में जो लिखा था उसको हम कहते हैं ट्रैवलॉग्स। मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब पुरानी ऐतिहासिक इमारतें। इंस्क्रिप्शन, राइटिंग ऑन रॉक्स, पिलर्स और अदर मटेरियल्स, पत्थरों पे, खंभों पे और दूसरी चीजों पे, दीवारों पे जो इंस्क्रिप्शंस, जो लेख लिखे जाते हैं उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। क्रॉनिकल्स, अ फैक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन डिटेल्स। फैक्चुअल रिकॉर्ड एक हमारे पास जो सच्चाई के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो तथ्यों के रिकॉर्ड होते हैं, घटनाओं के तथ्यों के रिकॉर्ड होते हैं, उनको हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक इंसान की जीवनी जो कि वह स्वयं लिखता है उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। Quick revision of the chapter. In ancient history, the Indian subcontinent is mentioned as Bharatvarsh and also Jambudweep. In the past, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh were also part of India. प्राचीन काल में इंडिया को भारतवर्ष या जम्बूद्वीप भी कहा जाता था।
पुराने समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब भारत का ही एक हिस्सा थे। द टाइम पीरियड बिटवीन द 8th century and the 18th century is known as the medieval period. 8th century से 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का जो टाइम है उसको medieval period कहते हैं। The two main sources of medieval history are archaeological sources and literary resources. दो मेन स्रोत हैं जो medieval history के, वो हैं आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व स्रोत और लिटरेरी मतलब जो कि साहित्यिक रिकॉर्ड्स हैं। Inscriptions throw light on the social and economic life prevalent during the medieval period. जो भी inscriptions हैं, जो भी शिलालेख हैं, उनसे पता चलता है कि उस दौरान रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। Many famous foreign travelers like Alborini, Ibn Battuta, Megasthenes, Ibn Tessan, Fahim visited India during medieval period. इन सभी विदेशी पर्यटकों ने इंडिया को भारत में विजिट किया था medieval period के दौरान। Travelogues are the true accounts of the events of the Indian kingdoms during the medieval period. medieval period के दौरान जो भारत के राज्यों के बारे में लिखा गया था विदेशी पर्यटकों के द्वारा, उसको हम travelogues कहते हैं। Miniature paintings are beautiful paintings used to illustrate books. किताबों में जो लिखा हुआ है उसको समझाने के लिए जो छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं उसको मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। Now let's start with the practice time exercises. Darken the correct circle in the OMR sheet. OMR sheet में सही सर्कल पे आपको कलर करना है पेंसिल से। Inscriptions were written on. Inscriptions किस पर लिखे होते हैं? रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स या ऑल ऑफ दीज, इन तीनों पर ही इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, लिखे हुए थे। अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। कोई भी इंसान जब अपने बारे में लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अपने जीवन के बारे में लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में जो राजा थे उनके इतिहास के बारे में जानकारी राज तरंगिनी से मिलता है। दिस सेंचुरी मार्क द एंड ऑफ मिडिवल पीरियड इन इंडिया। मिडिवल पीरियड का अंत 18वीं सदी में हुआ था। बार्टर सिस्टम गेव वे टू। बार्टर सिस्टम से किसका रास्ता खुला था? करेंसी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। मैनी फेमस डैश विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। किन लोगों ने विजिट किया था इंडिया को मिडिवल पीरियड में? मैनी फेमस फॉरेन ट्रैवलर्स। Dash is an archaeological source that tells us about the customs, food habits, dress and jewelry of a period. कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमें पता चलता है कि कौन से रीति रिवाज, खान पान, ड्रेस और ज्वेलरी पहनी जाती थी पुराने समय में? हमें पता चलता है टेम्पल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्पल्स। The literary sources of this period are written and compiled by dash and dash monks. जो उस समय के साहित्यिक रिकॉर्ड्स थे वो किन्होंने कंपाइल किया था? जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, जैन और बुद्धिस्ट साधुओं ने। The time period between 8th century and the 18th century is known as the medieval period. The two main sources of medieval history are, दो सोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अकबरनामा इज अ क्रॉनिकल। अकबरनामा एक क्रॉनिकल है, तो इसको हम कहेंगे ये है फॉल्स, क्योंकि अकबरनामा एक बायोग्राफी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। Al-Biruni was a famous traveler who came to India during the medieval period. This is true.
द टर्म भारतवर्ष फाइंड इट्स मेंशन इन द पुराणास। भारतवर्ष को का जो नाम है वो हमें कहाँ पर दिखता है? पुराण में। दिस इज ट्रू। Paper was not easily available during this period. This is false. Barter system gave way to currency system. This is true. Match the columns. क्वेश्चन नंबर डी, मैच द कॉलम। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र भाई ने। Then राजतरंगिणी was written by कल्हान। अकबरनामा by अबुल फजल। हुमायूंनामा by गुलबदन बेगम एंड तुगलकनामा by आमिर खुसरो। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट आर ऑटोबायोग्राफीज? ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं? ऑटोबायोग्राफीज account of individual's life that is written by himself is known as autobiography. Then question number second, who wrote Prithviraj Raso? What does it tells about it? Prithviraj Raso was written by Chandra Bhai. पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र भाई ने लिखा था। और उसके बारे में हमें क्या पता चलता है? It told us about the, it tells us about the revenue and the land records of the ruler and records of, आप उसको ऐसे लिखेंगे, it tells us about the revenue and the land records of the ruler throw light on the administrative system during the medieval period. Then question number 3, which century marked the beginning of the medieval period? Why? medieval period की कौन सी medieval period कौन सी सेंचुरी में शुरू हुआ था? दिस इज 8th century। 8th century से medieval period शुरू हुआ था। और इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम, because there is a shift from ancient period to the early modern period. Therefore, it is known, the beginning of the medieval period is marked as the 8th century. There is a shift in the culture, religion, caste and currency system. Therefore, it is marked as the beginning of medieval period. 8th century is marked as the beginning of medieval period. Where is the first used the name of India? इंडिया का पहला नाम क्या था? इंडिया को पहले यूज करते थे भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हाउ आर कॉइन्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द medieval पीरियड? medieval पीरियड में कॉइन्स कैसे एक इंपॉर्टेंट सोर्स थे? Coins are the important source of information of the medieval period. Coins of various rulers and dynasties reveal the dates of many important political and historical events of that period. They also enable us to know the economic conditions of that period. Mention any 3 features of medieval time. medieval time के आपको 3 फीचर्स के बारे में बताना है। यहाँ पर आप कोई से भी 3 फीचर्स लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेजेस के बारे में, सोशल कस्टम्स के बारे में और बार्टर सिस्टम के बारे में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जी का फर्स्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन दोनों का आंसर आपको सेम ही लिखना है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, उसको एक शॉर्ट नोट की तरह लिखना है। एंड या दूसरे वाले में आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का ब्रीफ में बहुत पॉइंट्स बताने हैं। पहले आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बताएंगे। कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे? टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। जिसमें आप शॉर्ट नोट लिखेंगे उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पूरा बता के
इन सभी पॉइंट्स के दो पॉइंट्स या शुरुआत के पॉइंट्स आप लिख देंगे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसमें आपको मेन ये चारों पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड पॉइंट्स, इन चारों के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड? इस क्वेश्चन में जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर एस के सेकंड पार्ट में लिखा था, उसी में हम सारे फीचर्स इसमें लिखेंगे। उसमें सिर्फ हमने 2 या 3 फीचर्स लिखे थे, इसमें हम सारे फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया, ये सब सारे फीचर्स इसमें एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।